तो गाइस वेलकम है आपका असली अखाड़ा के एक और नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप किया था। सारे मैचेस हो चुके हैं, रिव्यू वीडियोस आप मेरे चैनल पर भी देख चुके होंगे, आयुष के चैनल पर भी देख चुके होंगे। लेकिन आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मैचेस की रेटिंग के बारे में, हम उनको क्या रेट कर रहे हैं और जो थॉट हमारे रह जाते हैं अपने रिव्यू वीडियोज़ के अंदर, जो डिटेल वाली चीज़ होती है। आपको पता है ये पॉडकास्ट में बनाया सिर्फ हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं। एंड स्टार्ट ही सबसे पहले बड़े मैच से थी आयुष, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली। मगर मैच का फिनिश क्या था ये? भाई मेरे हिसाब से इस मैच से एक्सपेक्टेशन मतलब इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि स्टोरी लाइन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बेटर बनाई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरुआत अगर इस मैच से हो रही है तो कुछ नेक्स्ट लेवल पे काम लेके जाएंगे। अब ये डेफिनेटली सरप्राइजिंग था कि भाई ब्रॉक लेसनर को जैसे मारा बॉबी लैशली ने, कि इतना डोमिनेटिंग क्यों दिखा रहे हैं बॉबी लैशली को। लेकिन भाई एंडिंग मुझे जो है बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई। जितना डोमिनेटिंग बॉबी लैशली थे उतने ही बेकार तरीके से उनको यहाँ पे हरा दिया गया। तो ये रोहित मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बॉबी इतना डोमिनेट कर ही रहा है मैच के अंदर तो भाई ब्रॉक लेसनर इतनी इजीली नहीं जीत रहा है एंड में। मेरे ख्याल से जो सारा मैच था उसका फोकस सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो गया डब्ल्यू का, कि इसको हमको अभी और स्ट्रेच करना है, और उस चक्कर में उन्होंने मैच का फिनिश कुछ भी कर दिया। ये तो अजीब है ही कि ब्रॉक लेसनर मैच जीते और वो उनके सामने बॉबी लैशली इतना डोमिनेटिंग कैसे है। मतलब हम ये सोचते हैं कि ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसके सामने उसकी टक्कर का कोई होना चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल पे जाके उन्होंने बॉबी लैशली को बुक कर दिया। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि बॉबी लैशली को स्ट्रॉन्ग दिखा देंगे और जब मैच में जिताने की बारी होगी तो ब्रॉक लेसनर को जिता देंगे। लेकिन ये फिनिश क्या था, शोल्डर्स तो दोनों ऊपर ही थे। मुझे कोई समझ नहीं आया भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू का थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैच के बाद जब बॉबी लैशली अटैक कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे सोच रही है कि हाँ भाई हम बॉबी को थोड़ा सा और प्रोटेक्ट कर लेंगे कि ब्रॉक को मारा मैच के बाद तो चलो हार गया पर कोई नहीं, अपना गुस्सा निकाल दिया। फिनिश मेरे को नहीं पता रोहित क्यों ऐसा करा गया, क्योंकि थोड़ा बहुत और एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर को या तो कम बैक करना चाहिए था जीतने से पहले। तो आई डोंट थिंक इसकी कोई एक्चुअल हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैच की जहाँ तक रोहित रेटिंग है क्या रहेगा यहाँ पे 5 में से? मेरी रेटिंग यहाँ पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में ये मैं रेटिंग देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस मैच को 2 स्टार से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। शायद ये भी मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली है तो शायद उस चीज़ वो एक ऐसा ओनली फैक्टर था जिसकी वजह से उसको 2 स्टार मिल रहे हैं। क्योंकि शुरू में जो भी था वो ठीक था, ये ऐसा लगा कि मैच 20% तक ही चला, जो कि 100% तक गया ही नहीं कभी, क्योंकि 20% के बाद तो वो अजीब सा फिनिश आया। तो मैं तो उसको 2 स्टार से ज़्यादा रेटिंग दे नहीं सकता, और शायद ये भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा हूँ। तेरी इस पर क्या रेटिंग रहेगी? मैं इसकी रेटिंग 2.5 दे रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही वाहियात मैच था, मुझे ऐसा भी नहीं लगा। तो बीच में मैं जाऊँगा बिल्कुल मिडल में, कि ना तो भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या कुछ हटके भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल वेस्ट एंडिंग के अलावा। लेकिन ऐसा था कि अगर भाई इतना दिखा ही रहे थे स्ट्रॉन्ग है बॉबी लैशली को, तो डेफिनेटली मज़ा तब आता अगर गोल्डबर्ग टाइप का उनको पुश दिया जाता और वो जाके हरा भी देते ब्रॉक को, तो हम कहते कि एटलीस्ट कुछ शॉकिंग तो हुआ। लेकिन रोहित कहीं ऐसा लगता है कि ब्रॉक के कैरेक्टर में कुछ चेंज आएगा? इसके बारे में हम शायद फ्यूचर पॉडकास्ट में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है फिर से ब्रॉक के कैरेक्टर में? डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ डब्ल्यू को ऐसा करने की ज़रूरत तो है कि फैंस को फील हो कि पुराना वाला ब्रॉक लेसनर भी कुछ है। क्योंकि अब जो रिसेंट में उनके साथ हो रहा है वो बड़ा अजीब है। मतलब मैच जीते हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मैच वो हारे हैं। तो कुछ ना कुछ अब रीपैकेज करने वाला वर्ड तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता ब्रॉक लेसनर के लिए, बट करना पड़ रहा है क्योंकि रिसेंट टाइम में उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। बट कुछ ना कुछ ट्रिपल एच फिगर आउट करेंगे, नहीं तो ब्रॉक लेसनर खुद ही उनका कॉलर पकड़ के उनको लाइन पे ले आएंगे, मुझे ऐसे लगता है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि डेकोटा काई एंड यो स्काई वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का का था। वैसे आयुष, तेरी प्रिडिक्शन क्या थी इस मैच की? अब जबकि मैंने प्रिडिक्शन वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे आके एक बार फिर से टाइटल चेंज करेगी, जब मंडे नाइट रॉ में ऑलरेडी टाइटल चेंज हो चुका है। लेकिन शायद ट्रिपल एच ने सोचा था कि भाई सारे जो एंडिंग है ना, या जिस तरीके से मैचेस को मैं एंड करूँगा, मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है। और वो अलग करने के चक्कर में आई थिंक कि वो जो है थोड़ा उनके अगेंस्ट चली गई चीज़। क्योंकि ठीक है यहाँ पे निकी क्रॉस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टाइटल चेंज हुआ, लेकिन फिर पर्पस क्या था टाइटल्स हरवाने का? तो वो जो टाइटल रेन थी वो तो ऑब्वियसली कट शॉर्ट हो गई। लेकिन अलेक्सा ब्लिस और आस्का को क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिन के लिए टाइटल जीत के? तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा इसके पीछे। डैमेज कंट्रोल को वापस टाइटल दे दिया गया, जो कि डिसीजन ठीक है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन डेफिनेटली यहाँ पे टाइटल रिटेन की थी।
रोहित यहाँ पे कुछ अलग थे क्या हमारे थॉट्स? मेरी भी प्रिडिक्शन टाइटल रिटेन होने की थी, बट ये काफ़ी वियर्ड मुझे लगा कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर टाइटल चेंज हो जा रहा है। अगर मैं इस मैच की बात करूँ क्या ये एंटरटेनिंग था, तो मेरे लिए ये 3 स्टार के लेवल का था, उससे ज़्यादा मुझे लगता मैं इसको रेटिंग दे सकता हूँ। आई थिंक इस मैच ने एंटरटेन ज़रूर किया, मतलब रेसलिंग वाइज मैंने इसकी तारीफ़ करी वीडियो के अंदर कि ऐसा नहीं था मैं बोर हो रहा हूँ इस मैच को देख के, तो वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल इसको मिलेंगे और डेफिनेटली मैं यहाँ पे फिर से सेम रेटिंग के साथ जाऊँगा 3। आई थिंक कि फिर से एवरेज से ऊपर था, डिसीजन जबकि बेकार था लेकिन सही डिसीजन हो सकता है क्योंकि आगे डैमेज कंट्रोल को तो पुश करना ही है, अलेक्सा आस्का क्या ही करेंगे भाई टाइटल लेके, तो उस हिसाब से ठीक था। लेकिन जो फाइनली रोहित एक ऐसा मैच जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से शायद कहीं ना कहीं बेटर था, मेरे को ऐसा लगा, इट वॉज ड्रू मैकिंटायर एंड कैरियन क्रॉस स्टील केज के मैच था। इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? सबसे पहले तो आयुष मैं ये जानना चाहूँगा तुमसे कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था? एक्सपेक्टेशन से ऊपर इस वजह से क्योंकि जो मुझे स्ट्रैप मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला था उससे ये बेटर था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये स्ट्रैप मैच के बाद कुछ बहुत अनबिलीवेबल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तब भी स्कारलेट की इन्वॉल्वमेंट कम थी, थोड़ा तो इनको मौका मिला 1-1 लड़ने का और हमको थोड़ा मेरे हिसाब से देखने को मिला कि कैरियन क्रॉस कर क्या सकते हैं एक्चुअली में। तो वो जो मोमेंट्स थी जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को ऑलमोस्ट कैरियन क्रॉस पिन करते या फिर क्लोज किकआउट्स देखने को मिले बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा एंडिंग एक बार फिर से बहुत प्रिडिक्टेबल थी, पर इस बार रिजल्ट जो है कैरियन क्रॉस की फेवर में नहीं गया। तो रोहित ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, शायद वो एक कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी क्योंकि मैं ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो शायद इसलिए मेरे को ये मैच इतना अच्छा लगा जो मैंने सोचा था उससे। भाई सही खेल गया ये। खैर मैं इस मैच को रेटिंग दूंगा 4/5 क्योंकि बढ़िया था ये मैच। थोड़ा सा अगर और इसमें कुछ थोड़ा 5 मिनट भी इसको स्ट्रेच करते तो शायद ये 4.5 के ऊपर जा सकता था, बट डिसीजन क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को जिताने का भी सही था, शायद इसलिए मेरी रेटिंग यहाँ पे 4 आ रही है। आयुष तुम्हारी क्या रेटिंग रहेगी इसमें? अब ये और भी फ़नी चीज़ है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी अच्छा था लेकिन रेटिंग मेरी रोहित से कम है यहाँ पे। मेरी रेटिंग है इसकी 3.5/5। मैं इससे ऊपर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फिर से मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला नहीं, और आई डोंट नो कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ या फिर क्या, लेकिन 4 या उससे ऊपर मैं तभी दूंगा किसी मैच को जो मेमोरेबल हो मेरे लिए, या फिर मैं उसको जाके फिर से देखूँ कभी और तब भी बोर ना हो सेकंड टाइम। आई डोंट थिंक इस मैच ने वैसा कुछ किया। आई होप कि इनको एक लास्ट मौका दिया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग रोहित बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इनको भाई ख़त्म कर देना चाहिए इस फ्यूड को, यहाँ पे उतना कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर खास। क्या लगता है एक और मैच की यहाँ पे उम्मीद है, एक थर्ड फाइनल मैच? अब करवाने को तो करवाया जा सकता है इनके बीच में मैच, लेकिन जो पोस्ट इंटरव्यू था मैच के बाद वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर साफ साफ कह रहे थे कि मैं डन हूँ अब कैरियन क्रॉस से, तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है ये मैच हो गया। अब एक मैच करके तुम क्या ही बिल्कुल अलग डिलीवर कर दोगे कि हम कहेंगे कि हाँ क्या फ्यूड थी, ठीक है जो हो गया। नेक्स्ट मैच जजमेंट डे जहाँ पे फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो थे और अगेंस्ट में दी ओसी की टीम थी। ओसी टीम अभी फॉर्म हुई है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसीजन लिया ओसी को हरवाने का, तो क्या ये कुछ अजीब सा नहीं है? अजीब बहुत कुछ है भाई इस पूरी स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि जब भी मंडे नाइट रॉ होती है तो भी जजमेंट डे अटैक कर रही है, मैच में भी जजमेंट डे जीत रही है। ओसी मतलब मैं बेचारा समझूंगा इस पॉइंट पे ओसी को रोहित, क्योंकि एज स्टाइल्स पहले तो खुद बेचारे अकेले लड़ रहे थे, फिर एज आए, फिर ओसी आई, फिर सब कुछ मतलब हो रहा है लेकिन तब भी विक्ट्री नहीं मिल रही है। और ये रिया रिप्ली वाला जो, मैं तो इसको भी ये प्रॉब्लम बोलूँगा, अपनी वीडियो में भी मैं यही बोलता हूँ कि रिया रिप्ली एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है क्या किसी के पास? कोई कैसे जीत सकता है जजमेंट डे के अगेंस्ट? बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पे ओसी को हराया गया, लेकिन रोहित इससे क्लियर है ये बात कि जजमेंट डे हारने नहीं वाली है अभी बहुत टाइम तक। कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा एजे को अगर हराना है जजमेंट डे को। मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसी चीज़ उनके अगेंस्ट में उतारनी है जो कि बिल्कुल अलग ही फैक्टर वो हो, क्योंकि फिन बैलर के पास अपनी अलग ताकतें हैं। मतलब हर जो सुपरस्टार है वो सब अलग अलग हैं। मतलब फिन बैलर का मतलब जैसे 4 लोगों की टीम है तो यूजुअली क्या होता है हम किसी को भी एज इंडिविजुअल सुपरस्टार देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिन बैलर अपने सिंगल्स में अलग चल सकते हैं, डेमियन प्रीस्ट अलग चल सकते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो अलग चल सकते हैं, रिया रिप्ली तो है ही। तो ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत तगड़ा वाला बना है, तो इसलिए इनको रोक पाना मुश्किल है। और एजे स्टाइल्स ने अपनी ओसी के साथ कोशिश तो करी बट वो चीज़ काम नहीं आई। हील टैक्टिक्स जो जजमेंट डे की है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। ऐसा नहीं कि रिपीटेड है वही पुरानी सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि रिया रिप्ली लो ब्लो लगा रही है तो वो अपने आप में बहुत बात है, कुछ टाइम में ये भी रिपीटेड लगेगा, बट फिलहाल मस्त लग रहा है सब कुछ। और
शायद इसका रिवॉर्ड उन्हें मिल गया उसी के सामने। मैं इस मैच को रेट करने की बात करूं तो इतना बहुत अच्छा नहीं था ये मैच, बट ओके था, एवरेज था, एवरेज से ऊपर भी कह सकते हो। तो मैं इसको 3 स्टार दूंगा। तेरी इस पर रेटिंग क्या है? मेरी इस पे एग्जैक्टली सेम रेटिंग रहेगी, ड्रू और कैरियन क्रॉस वाली। आई डोंट नो कि ये एक्सपेक्टेशन से बेटर था या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छा मैच होगा। तो ड्रू वाले मैच से थोड़ी बेटर एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी, लेकिन 3.5 मैं इसको रेट करूँगा। और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे भाई अब लोग कह रहे हैं रोहित की शार्लेट फ्लेयर हैं वो जो रिया रिप्ले के सामने आके लड़ेंगे, और शार्लेट को एज अ फेस रिटर्न करवाया जाएगा ऑन मंडे नाइट रॉ। क्या वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? पता नहीं यार क्यों, हो सकता है बहुत सारे लोग तुम मुझे गालियाँ दो इस ओपिनियन के लिए, लेकिन शार्लेट फ्लेयर बहुत तगड़ी सुपरस्टार है विमेंस डिवीजन की। वो रेसलिंग अच्छी कर लेती है, माइक के ऊपर थोड़ी रोबोटिक ज़रूर लगती है, बट उनकी रेसलिंग काफ़ी अच्छी है। जब वो विमेंस डिवीजन में दिखती है तो अलग से एक जान दिखती है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शार्लेट फ्लेयर को अभी तो मत लेके आओ तुम इस टीम में लाना तो छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि अभी वो थोड़े ब्रेक पर ही रहें ताकि और सुपरस्टार्स को मौके भी मिल जाए। और पता नहीं क्यों अच्छी वो है, बट पकाऊ सी लगेंगी वो, मुझे लग रहा है। तो इस और जगह मतलब इस टीम में नहीं, मैं अभी देखने नहीं चाह रहा शार्लेट फ्लेयर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्लेट भी ट्रिपल एच को जाके बोलेगी भाई मैं वापसी आऊँगी तो सीधा टाइटल मैच चाहिए, क्या मुझे ओसी का पार्ट बना दिया, मैं कोई फैक्शन का पार्ट नहीं बन सकती हूँ, और अगर करना भी है तो हाँ भाई मुझे लीडर बना दो फिर ओसी का। तो आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। लेकिन नेक्स्ट मैच आई डोंट नो ब्रॉन स्ट्रोमन क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या ये 10 स्टार मैच दे दिया, लेकिन ओमोस के साथ उनका ये मैच था, डिस्ट्रॉय कर दिया ओमोस ने पूरा ब्रॉन स्ट्रोमन को, और एक स्लैम लगी ब्रॉन को और ओमोस यहाँ पे हार गए। रोहित मैं सीधा यहाँ पे कुछ रिव्यू नहीं है मेरे पास इस मैच का, क्योंकि ये जो मैंने बोला यही मेरा रिव्यू भी था और जो मेरी रेटिंग रहेगी इस मैच की, इट इज़ 2 आउट ऑफ 5। मतलब क्या था ये मैच? आई थिंक यहाँ पे हम सेम अग्री करते हैं। बढ़िया होता है मैच अगर जैसे ओमोस ने मारा वैसे ब्रॉन मारते और उसके बाद एक दो ये फिनिशर्स एक दूसरे को मारते फिर रिजल्ट निकलता। तो मेरे ख्याल से ये फिर ये जायंट और ये मॉन्स्टर वाले जिसको ये हाइप कर रहे थे, जो बिल्ड कर रहे थे, उस पर एक खरा उतरता। लेकिन ये ऐसा ही लगा कि ओमोस ने तो अपना काम किया, अब ब्रॉन स्ट्रोमन मारने का काम करेंगे, फिर दोनों फिनिशर लगाएंगे, फिर मैच खत्म होगा। लेकिन ये आधा ही, ये हाफ पार्ट ही है या फिर 25% ही है मैच का क्या है। और ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा कहा तूने, बहुत तो ऐसे खुश लग रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। मेरी रेटिंग भी 2 ही रहेगी यहाँ पे। अब क्या इसके बारे में और क्या ही बोल सकते हैं यार, क्या इनका दोबारा मैच होगा नहीं होगा? ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का सर्वाइवर सीरीज़ मैच था उसका बहुत सस्ता चीपेस्ट वर्जन था ये मैच। मतलब एक फिनिशर लगा और सीधा भाई दूसरा बंदा जो डोमिनेट कर रहा था वो हार गया। आई डोंट नो क्या यहाँ पे चल रहा है। आई होप कि इसका कोई रीमैच वर्जन नहीं हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्यूड की ना कोई स्टोरी है, और आई होप कि ऐसा आगे कंटिन्यू ना हो, तभी दोनों सुपरस्टार्स के लिए बेटर है। लेकिन अगला मैच रोहित डेफिनेटली आई थिंक इसको अब थोड़ी ढंग की रेटिंग मिलेगी, क्योंकि ये ढंग का मैच था। हर बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे मैचेस अच्छे ही होंगे। ऊसोस अगेंस्ट द ब्रॉलिंग ब्रूट्स, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ये मैच था। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या थॉट्स रहेंगे, कितना अच्छा था ये मेरे मैच? ख्याल से मैच बहुत सही था ये। मैं इसको पहले ही बताया था रेटिंग में 4.25 स्टार्स दूंगा। 4.5 के आसपास भी जा सकता था, बट ठीक है 4.25 ही है। क्योंकि कुछ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच में इस चीज़ की कमी थी। वो एक वाव वाली चीज़ एंड में थोड़ा सा कह सकते हैं मिस था, लेकिन वो भी नहीं था। बाकी अगर पूरे क्राउन जूल के मैचेस से अगर इसको रख के देखो तो डेफिनेटली ये सबकी लिस्ट में टॉप में ही कहीं पे आएगा। तो उस हिसाब से रेसलिंग वाइज बहुत बढ़िया मैच था, इसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन टाइटल चेंज क्योंकि इस मैच में नहीं होना था, हमको पहले से पता था। ऊपर से जे उसो का रिस्ट इंजर्ड था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी, वो सही था। बट ये इसको हम फिलर की तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन थी, ब्लड लाइन को शो पर अपीयर करवाना है, उनका मैच करना है, तो उस वजह से सिर्फ ये मैच था। बाकी ज़्यादा इसमें ऐड करने के लिए कुछ है नहीं। आई थिंक रेटिंग तेरी भी कुछ अच्छी होनी चाहिए इस मैच की। डेफिनेटली आई थिंक ये वन ऑफ द बेटर मैचेस था इस शो के ऊपर। आई डोंट नो कि मैं 4.5 तक जाऊंगा या फिर नहीं, और 4.25, लेकिन मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार मैच है, लेकिन आई थिंक कि जो एक्सपेक्टेड था फिर से, क्योंकि मेरे को पता था ये एक अच्छा मैच होगा। जो बेस्ट चीज़ थी इस मैच की रोहित, मुझे ये लगी कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स अब एक एक्चुअल टैग टीम लग रही है, जो कि फ्यूचर में जब भी उसोस अपने टाइटल्स ड्रॉप करते हैं जेन्युइन कंटेंडर्स हैं फॉर द टाइटल्स। क्योंकि इतने टाइम से इनको न्यू डे के साथ बैक एंड फोर्थ लड़वाया जा रहा था, कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन ये जो छोटी सी स्टोरी लाइन बनाई गई शेमस को इंजर्ड करने के बाद, इस मैच को बिल्डअप करा गया,
उतनी कोई डीप स्टोरी नहीं थी, लेकिन तब भी फिर शेमस को ट्रिब्यूट दिए गए इस मैच में, अलग अलग शेमस के मूव्स का यूज़ करा गया। तो स्टोरी टेलिंग थी कहीं ना कहीं, जो कि यूजुअली हमें WWE के टैग टीम मैचेस में तो देखने को मिलती नहीं। तो वो एलिमेंट प्लस रेसलिंग ऑब्वियसली ये बढ़िया थी। आई थिंक क्लोज आ रहा था मैच, लेकिन जब पता होता है कि टाइटल चेंज नहीं होना तो फिर एक्सपेक्टेड है कि एंड में भाई किसी तरीके से तो उसो जीतेंगे। आई डोंट नो रोहित, क्या लगता है कब तक चलेगी ये रेन, कितनी लंबी ये रेन है? और न्यू डे के साथ अब मैच है, वो भी आई थिंक ऊसोस ही जीतेंगे। तो क्या चलेगा यहाँ पे ऊसोस का सीन, कब तक ये रखेंगे अपने पास टाइटल्स? पर्सनली मुझे एज टैग टीम ऊसोस को देखने में मज़ा नहीं आ रहा जितना मैं उनको ब्लड लाइन में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है। ऊसोस वैसे भी टैग टीम, ऊसोस न्यू डे तो भाई पिलर ही बने हुए हैं टैग टीम डिवीजन के, तो उनको तुम बुरे में कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर ये भी है कि इतने टाइम, वही है शार्लेट फेयर वाली कहानी यहाँ पे, लेकिन शार्लेट फेयर की कहानी थोड़ी ज़्यादा बुरी है। लेकिन ऊसोस एंड न्यू डे ये सही लगते हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे एक्चुअल में टैग टीम डिवीजन में, तो लगेगा कि WWE का टैग टीम डिवीजन ही कहाँ है। तो ये वही है कि यार घुमा फिरा के WWE के पास भी कोई टीम तो बन नहीं रही है, तो वो वही कर रहे हैं। और ऊसोस को जैसे मैंने कहा टैग टीम में मैं उतना एंजॉय नहीं कर रहा जितना मैं ब्लड लाइन के अंदर कर रहा हूँ। रेसलिंग मैचेस हमेशा ही कमाल के देते हैं, इसलिए कभी भी कोई इनसे कंप्लेन नहीं कर सकता। एंड मैं पर्सनली कोई इन्वेस्टेड नहीं होगा ऊसोस एंड न्यू डे में, मुझे पता है लोग भी नहीं होंगे, सबको ही पता है ऊसोस के पास से अभी नहीं जाने वाली चैंपियनशिप। लेकिन क्राउन जूल के अंदर एक ऐसा मैच था जहाँ पे जब ईओ स्काई एंड डेकोटा काई ने चैंपियनशिप जीती तो लगा बेली के पास भी चैंपियनशिप आने वाली है, और वो था लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच। तो फिर स्कैम हो गया बेली के साथ। भाई स्कैम हुआ है, एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ कि स्कैम सिर्फ बेली के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मैच इतना अच्छा होगा जितना ये था। एटलीस्ट क्योंकि बेली को टाइटल जितवाना तो है, ये बात गारंटीड है, लेकिन ट्रिपल एच ना ऐसे है कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। चलो इस बार नहीं करता, अभी भी नहीं करता हूं। आई थिंक बहुत बड़ी स्टेज है, कुछ तो है ट्रिपल एच के दिमाग में कि उस स्टेज पे पहुंचना है पहले, फिर जाके बेली को टाइटल देना है। और वो जो टाइटल विनिंग मोमेंट होगी उसको WWE इतनी बार रिपीट करेगी, इतनी बार उसकी हाईलाइट्स दिखाएगी कि भाई बहुत बड़ी चीज़ करी है बेली ने बियांका को हरा के। तो बियांका को रोहित लास्ट टाइम भी ऐसे ही दिखाया था कि बहुत स्ट्रांग है, अपने खुद की वजह से जीत गई, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे भी बियांका ने एट द एंड वही सेम चीज़ करी। तो बियांका को बिल्ड करा जा रहा है, और कब तक करा जाएगा आई हैव नो आइडिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस कोई इतनी खास नहीं थी, इसने ओवर डिलीवर कर दिया कुछ ज़्यादा ही मैच ने? आई थिंक लास्ट मिनट स्टैंडिंग मैच वाली स्टिपुलेशन ही मुझे एक्साइट कर रही थी इस मैच के लिए, लेकिन वही था कि इतना इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा मैच के अंदर, जैसे कि टेबल वाला स्पॉट है, फिर उसके बाद वो स्टील स्टेप्स के बीच में उनको फंसा दिया है, फिर वो कार्ट के ऊपर से आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्पॉट्स थे इस मैच में। शायद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में केयर नहीं किया, क्योंकि ये बीच में फंस गया थोड़ा सा टैग टीम वाले और मेन इवेंट के अंदर, तो इसलिए मुझे लग रहा है इस मैच के बारे में बातें नहीं हो रही, लेकिन इससे ज़्यादा बातें करना डिजर्व करता है। अगेन मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि बेली अब कब चैंपियनशिप जीतने वाली है, और बियांका ब्लेयर इतनी स्ट्रांग हो रही है, तो अब वो एक बिग डील होगी जब बियांका ब्लेयर चैंपियनशिप हारेंगे और बेली के पास चैंपियनशिप आएगी, अगर WWE ऐसा कर रही है। लेकिन शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्यों लोगन पॉल को, लेकिन भाई रोहित रेटिंग मैच की रोहित मतलब इतना रोहित इतना रोमन रेंज तक पहुंचने की रोहित को जल्दी है। आई थिंक रोहित कह रहे कि ब्रेव आयत भी शो में आए थे, तब लाइट बंद थी तो हमने ब्रेव आयत को देखा नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि इस मैच की जो रेटिंग है, मेरे हिसाब से मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर बन सकता है। इसको मैं उस वाले मैच से ज़्यादा रेट करूँगा, और ये एक्चुअल 4.5 स्टार वाला मैच है मेरे लिए। और ये वो मैच है जो रोहित मैं सच में वापस जाके देख सकता हूँ और बोर नहीं फील करूँगा, क्योंकि इसमें वो एंटरटेनिंग वाली मोमेंट्स हैं, और रिजल्ट भी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि लग रहा था बेली जीतेंगी पर फिर से वैसा हुआ नहीं है। तो रोहित से मैं पूछूंगा कि रेटिंग क्या है, और फिर हम बढ़ते हैं रोमन रेंज वाले मैच के भाई जैसे टैग टीम और मेन इवेंट के अंदर लोगों ने इसके बारे में केयर नहीं की, मैंने भी लगता कि नहीं ज़्यादा रेटिंग देने के मामले में, बट हमारी रेटिंग यहाँ पे सेम है, 4.5 स्टार में इसको दूंगा। और मैं तो ये भी चाह रहा हूँ भाई और भी मैचेस करवा लो स्टिपुलेशन वाले, क्योंकि ये बढ़िया ही डिलीवर करेंगे बियांका ब्लेयर एंड बेली। अब आ जाते हैं मेन इवेंट के ऊपर, जिसके लिए मैं तरस रहा था। लोगन पॉल के बारे में पूछूंगा आयुष तेरे से, क्यों लोगों को ऐसा लग रहा था, क्या तेरे को भी ऐसा लग रहा था कि लोगन पॉल, मतलब क्या आइडिया था पहले से कि लोगन पॉल ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे, या कोई आइडिया नहीं था? क्योंकि जैसे लोग सरप्राइज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगन पॉल की परफॉर्मेंस से, पहले उन्होंने देखा नहीं है क्या मिज और मिस्टर के साथ? भाई अगर अपने तीसरे WWE मैच में किसी ने अपना हाथ पैर सब कुछ तोड़वा दिया है और जा रहा है 2-3 सर्जरी करवाने, तो क्लियरली पता लगता है कि भले ही लोगन पॉल किसी भी स्टेज से आए हो, या फिर बहुत लोग अभी भी बोलेंगे ही डजंट डिजर्व, कि उनको मौका मिलना ही नहीं चाहिए था कभी रोमन के अगेंस्ट जाने का, लेकिन
क्लियरली पता लगता है कि कितना डेडिकेट वो बंदा कर रहा है अपने आप को टुवर्ड्स दिस मैच, और ऐसे लाइटली नहीं ले रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ। मतलब ये बात हम देखते हैं कि WWE में कोई भी जब बाहर से सेलिब्रिटी आता है, रिसेंटली ऐसा हुआ है कि वो कोशिश करता है भाई अपना बेस्ट परफॉर्म करने की। बैड बनी के साथ ये हुआ था, किसी को उम्मीद नहीं थी भाई वो ऐसा लड़ सकते हैं। लोगन पॉल ने उस चीज़ को उठाया और वो भाई नेक्स्ट लेवल तक उसको लेके चले गए। आई थिंक दिस वॉज अ फिनोमिनल मैच, और अगर ये कोई नॉर्मल एजे स्टाइल्स जैसा सुपरस्टार मैच देता तो हम कहते ऑब्वियसली भाई ये तो एजे का रोज़ का काम है। लेकिन लोगन पॉल, रोहित मैंने अपनी वीडियो में बात बोली थी कि रोमन रेंस के साथ 15-20 मिनट तक एक तो अच्छा मैच डिलीवर करना मुश्किल है बहुत सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि रोमन का स्टाइल स्लो है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैच हमें बोरिंग भी लगता है, लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक ऐसा बंदा जो अपना तीसरा मैच लड़ रहा है वो जाके एक एक्चुअल थ्रेट बन पाए रोमन रेंस के लिए, जबकि हमको पता है वो नहीं जीतने वाला था टाइटल। लेकिन मोमेंट्स थी, कूल मोमेंट्स थी, और ऑब्वियसली रोमन के वो क्लासिक किकआउट्स थे। तो ओवरऑल आई थिंक लोगन पॉल के लिए प्रेज के अलावा कुछ नहीं है। जो स्पॉट्स यहाँ पे बुक करे गए, स्टोरी दिखाई गई, जेक पॉल की इंटरफेरेंस, एवरीथिंग, आई थिंक WWE ने बिल्कुल सारा अच्छे से इसको बुक करा। और आई होप कि हमारे ओपिनियंस यहाँ पे मैच हो रहे हों, क्योंकि यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए ऐसे डिसएग्री करने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी मतलब डिसएग्री करने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो तूने अभी बोला कि रोमन रेंस से थोड़ा स्लो लड़ते हैं, तो उससे मुझे एक बंदे का बड़ा मस्त कमेंट याद आया। वो लिख रहा था कि रोमन रेंस तो नॉर्मल में लड़ रहे हैं, लेकिन लोगन पॉल 1.5x में लड़ रहे हैं। तो पूरे मैच की जो पेस थी वो कुछ बिल्कुल। ऐसी थी। तो ओपिनियंस यहाँ पे डेफिनेटली मैच कर रहे हैं, और जो आउटसाइड इंटरफेरेंस थी वो भी अच्छी थी। मैच का रिजल्ट प्रेडिक्टेबल था, लेकिन बावजूद उसके हमने इसको क्यों कितना एंटरटेन किया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यूजुअली मैच से पहले लोग बात करते हैं भाई क्या ही देखना यार, मैच पता ही है रिजल्ट क्या होगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं था, पता होते हुए भी सब लोग इसमें इन्वेस्टेड थे और सबने इसको एंजॉय भी किया। और क्योंकि 4.5 स्टार बियांका ब्लेयर एंड बेली के लिए, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा मैं इसको दूंगा 4.75 स्टार्स। ये बात को कंसिडर करते हुए कि मैच प्रिडिक्टेबल था। क्या हमारी रेटिंग कुछ आसपास है या सेम है? रेटिंग बिल्कुल आसपास है, लेकिन सेम नहीं होने वाली यहाँ पे, और उसका मैं रीज़न देता हूँ। पहली बात यह है कि जो इसकी एंडिंग थी मैच की, बहुत लोग बोलेंगे कि हर बार रोमन रेंस सेम तरीके से मैच एंड होता है, और वो बात हम जानते हैं, तो उसमें मैं कोई नेगेटिव पॉइंट उसको इतना लूंगा नहीं। बट आई थिंक कि लोगन पॉल को जो पूरा इतना ऑसम दिखाया गया मैच के टाइम पे, एट द एंड ये दिखाया जा रहा था कि वो रुकी हैं और उनसे रुकी मिस्टेक हो गई कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए ब्लड लाइन से, एंड दैट्स वाई लॉस्ट। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि एक 5 स्टार क्लासिक था, जबकि एक बहुत अच्छा मैच था। तो इसको मैं टाई करूंगा एट 4.5 विद बियांका एंड बेली, क्योंकि अगर मैं इस मैच को ज़्यादा रेटिंग देता हूँ, आई डोंट थिंक कि फिर मेरी बियांका और बेली वाली जो रेटिंग है वो जस्टिफाई होती है, क्योंकि वो मैच एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेटर था और मेरी उससे उम्मीद थी। लेकिन वुमेन्स मैच जब उस लेवल पे डिलीवर करता है तो वो ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली एक मेन इवेंट से पहले जो कि इतने बड़े स्केल पे हाइप करा गया था। तो कोई मेरी इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4.5 स्टार लोगन पॉल का पहला मेन इवेंट इन द WWE अगर है, रोहित, हम यही होप करेंगे कि कोई ज़्यादा सीरियस इंजरीज ना हो, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे किसी बंदे को इतनी इंजरी होती है तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं आगे एक लंबा करियर करने के लिए, अगर लोगन पॉल का वो प्लान है। लेकिन क्लियरली उन्होंने थर्ड टाइम भी प्रूव कर दिया कि वो फ्यूचर में डेफिनेटली भाई अगर कोई भी ऐसी एरी गैरी टाइटल जीत सकता है भाई सुपरस्टार, तो लोगन पॉल क्यों नहीं कभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या फिर टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। क्लियरली वहाँ पे पोटेंशियल है। तो आई थिंक ये जो 2 मैचेस थे रोहित, टॉप ऑफ द लाइन थे और इनके अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जबकि ब्रे वायत को हम रेट नहीं करेंगे, फटाफट से मैं थॉट्स जानना चाहूँगा इससे पहले कि हम एंड करें इस पॉडकास्ट को, कि क्या एक्सपेक्टेशन है। आई डेफिनेटली नो कि हम एक और पॉडकास्ट बनाएंगे ब्रे पे, लेकिन क्राउन ज्वेल वाली सेगमेंट पे क्या ओपिनियन है? थॉट सिर्फ मेरे उतने ही है जितने ब्रे वाइट के खुद के थॉट थे क्राउन जूल में, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि क्राउन जूल एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बंदा जा रहा है, तो उसने स्मैकडाउन जैसा काम नहीं किया। क्या रहेगा यहाँ पे थॉट्स, और लोगों को क्या हम बताएंगे पॉडकास्ट के लिए आगे थोड़ा बहुत? देखो, आगे बहुत सारे एपिसोड्स जो है लाइंड अप हम लोगों ने कर लिए हैं। रेटिंग वाले तो आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम काफ़ी एक्साइटिंग चलने वाला है, वॉर गेम्स का, उसके बाद रॉयल रंबल, रोड टू रेसलमेनिया, जैसे कि आयुष ने बताया, तो मज़ा काफ़ी आएगा। तो मज़े के लिए स्टे ट्यून रहो। सारे ही पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, हर जगह आपको मिल जाएगा। आई होप आपने इसको भी इन्जॉय किया होगा ना। और हम मिलते हैं आपसे असली अखाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।